नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। लोअर पीसीएस मॉक टेस्ट नंबर 3 लेकर आया हूं और आपको जो पिछले 2 मॉक टेस्ट थे बहुत पसंद आए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं उनको देखा है तो जरूर देखिए। बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन उनमें था। आज के मॉक टेस्ट में भी अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए। बहुत ही कम फीस में आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे। वन लाइनर्स होंगे, थ्योरी होगी, पीवाईक्यूज होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जिनके द्वारा आपकी तैयारी बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी और बहुत समय भी आपका बचेगा। कम समय में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जुड़ने के लिए सिंपल सा काम करना है कि जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहाँ पर अपने एग्ज़ाम का नाम लिखकर आपको भेज देना है और हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम करने वाले हैं लोअर पीसीएस मॉक टेस्ट नंबर 3। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर हाइप करने का ऑप्शन आता है वीडियो को, तो वो ज़रूर कर दिया करिए। इतना सहयोग आप बनाकर रखिए और आपके लिए हम निरंतर बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हड़प्पा वासियों को मेसोपोटामिया यानी कि सुमेरिया के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था, जिसका प्रमाण उर और किस से मिली हड़प्पाई मोहरें हैं। दूसरा बिंदु है कि व्यापार मुख्य रूप से विनिमय प्रणाली पर आधारित था और सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 1 और 2 दोनों। हड़प्पावासी एक उन्नत व्यापारिक प्रणाली का हिस्सा थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेहलुआ शब्द का प्रयोग हड़प्पा क्षेत्र के लिए किया गया है। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि हड़प्पा में किसी भी प्रकार की मुद्रा या सिक्कों का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लोथल गुजरात एक प्रमुख गोदीबाड़ा था जो विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, राजकीय कृषि और राजकीय भूमि। मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था और इस भूमि की देखरेख करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। पण्याध्यक्ष वाणिज्य का अधीक्षक होता था, जबकि लक्षणाध्यक्ष टकसाल मुद्रा का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित में 27 से अधिक ऐसे अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है जो प्रशासन के विभिन्न विभागों का नेतृत्व करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि चोल साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर सामान्य किसानों के ग्रामों की सभा होती थी। महासभा या सभा केवल ब्राह्मणों को दान में दिए गए ब्रह्मोदय ग्रामों की सभा थी। स्थानीय सुशासन चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी कि सभी कथन आपके सही हैं। चोल साम्राज्य अपने अद्वितीय स्थानीय सुशासन के लिए जाना जाता था, जिसकी विस्तृत जानकारी परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। उर आम करदाता किसानों की सभा थी, जबकि महासभा विशेष रूप से ब्राह्मण बस्तियों अग्रहार की प्रशासकीय संस्था थी। समितियों वारियम के माध्यम से ग्राम प्रशासन चलाया जाता था, जो आधुनिक पंचायती राज का एक प्राचीन और उन्नत स्वरूप प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता के बाद कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। मार्च 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन इसने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेटस अर्थात अधिराज्य का दर्जा का प्रस्ताव दिया, जिसे सभी दलों ने खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता और जापानी आक्रमण के खतरे को देखते हुए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
जिसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, मैं मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू प्रश्न भी लेकर आता हूं और कोशिश करता हूं यूपीपीएससी, आरओएआरओ और पीसीएस लेवल के ये प्रश्न हो। कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते का समर्थन किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में उल्लिखित है और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि डीपीएसपी न्यायालयों द्वारा वाद योग्य या प्रवर्तनीय नहीं है। इनका मूल उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। ये लोअर पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसमें कर लगाना, हटाना या भारत की संचित निधि से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है और अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी राय मांग सकता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अनुच्छेद 131 के तहत भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आता है। इसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है, जहां राष्ट्रपति कानूनी तथा तथ्य के मामलों पर राय मांग सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, कानूनी या तथ्य के आधार पर राय मांग सकता है। हालांकि राष्ट्रपति यह राय मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो सही उत्तर है आपकी 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्षेत्र से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 42वें संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह लागू हुआ था। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह भी ध्यान रहे कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा एक ठंडी जलधारा है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, पेरू हम्बोल्ट जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पेरू और चिली के सहारे बहती है। यह ठंडी जलधारा आटाकामा मरुस्थल के निर्माण का एक प्रमुख कारण है और इसके कमजोर पड़ने पर अल नीनो की घटना उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिया और ब्राजील जलधाराएं गर्म जलधाराओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है। तो यह आपका स्थित है ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के
दक्षिण द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ये भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर की दूरी पर है। 2004 की सुनामी के दौरान इसका एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। भारत की मुख्य बिंदु का या मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, केवल एक सही है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसे वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियां मध्य भारत बिंद और सतपुड़ा से निकलकर भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वारनमुख बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रिंग ऑफ फायर क्षेत्र, जो दुनिया के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखियों और भूकंप का केंद्र है, किस महासागर के बेसिन में स्थित है? तो यह आपका प्रशांत महासागर। यूपीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित घोड़े की नाल के आकार का एक क्षेत्र है, जो लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यह टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण और सबडक्शन जोन का परिणाम है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की लेटेराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो एक तथ्य इसमें सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है और वो है सी ऑप्शन। इसमें नाइट्रोजन और पोटास की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कथन सी गलत है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में आमतौर पर ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोट और कैल्शियम की कमी होती है। इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिससे इसका रंग ईंट जैसा लाल हो जाता है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मेघालय के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। अत्यधिक निच्छालन के बावजूद उर्वरकों के प्रयोग से इसमें काजू, रबर और चाय अच्छी पैदा होती है। यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, कि यह सही है। दूसरा बिंदु है कि यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है, क्या यह सही है? तीसरा बिंदु है कि इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहां पर जो दूसरा बिंदु है वो गलत है, क्योंकि यह कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। यह सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित निकाय है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तब भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 के भयंकर भुगतान संतुलन संकट के समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इस दौरान राव मनमोहन मॉडल लागू किया गया, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की नीति अपनाई गई। इसके तहत लाइसेंस राज को समाप्त किया गया और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, मार्जिन आवश्यकताएं। बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, खुला बाजार प्रचालन, ये सभी आपके ऋण नियंत्रण उपकरणों में शामिल हैं। मौद्रिक नीति के उपकरणों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस मात्रात्मक उपकरण हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। मार्जिन आवश्यकताएं और नैतिक दबाव ये गुणात्मक चयनात्मक उपकरण हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को किस वर्ष तक प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इनमें कुल कितने लक्ष्य शामिल हैं? बहुत ही आसान प्रश्न हो गया आप सभी के लिए। अगर ये प्रश्न गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा में बहुत पीछे हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्य।
पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में एजेंडा 2030 के तहत सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। इसमें कुल 17 मुख्य लक्ष्य हैं और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। गरीबी उन्मूलन गोल 1 है, शून्य भुखमरी गोल 2 है और जलवायु कार्रवाई गोल 13 है। प्रमुख रूप से शामिल है। भारत में नीति आयोग इसके क्रियान्वयन पर नजर रखता है। अगला प्रश्न है आपका कि माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी 101वां संशोधन अधिनियम। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष गंतव्य आधारित कर है। अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। 100वां संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से और 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं की। हाल ही में फरवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और यह ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है। इस समिट के 3 मुख्य स्तंभ लोग, ग्रह और प्रगति हैं। इस समिति में युवा एआई नामक ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज की घोषणा की गई है। तो इन 3 कथनों में कौन से सही है आपसे पूछा गया है और जो सही उत्तर है आपका वो है आपका डी। ये तीनों कथन आपके सही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया। ये एआई के क्षेत्र में ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा सम्मेलन है और यह 16 से 21 फरवरी तक चला था। यह सम्मेलन पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस के 3 मुख्य सूत्रों और 7 चक्रों पर आधारित है। इसमें एआई को सामाजिक कल्याण से जोड़ने के लिए एआई फॉर ऑल, एआई बाय हर और यूवीएआई जैसे फ्लैगशिप चुनौतियां शुरू की गई हैं। विश्व बैंक ने भी इसमें कंप्यूट एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग किया। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है? और ये अभी हाल का ही करंट अफेयर है, 2-3 दिन पहले का। और सही उत्तर है आपका बी, स्लोवाकिया। अपनी ऐतिहासिक कूटनीतिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी द्वारा ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रदान किया। अगर पेपर को कठिन करना होगा तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का नाम पूछ लेगा आयोग। तो राष्ट्रपति का नाम है पीटर पेलेग्रिनी। यह सम्मान 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री को कि वहां की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि मई 2026 में नॉर्वे ने भी उन्हें अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जून 2026 में जारी द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत परिवारों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट सक्षम फोन की पहुंच है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 74.8%। एनसीएईआर की नवीनतम रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत के 95.1% परिवारों के पास कोई ना कोई मोबाइल उपकरण है, लेकिन स्मार्टफोन इंटरनेट सक्षम फोन की पहुंच 74.8 तक ही है। चिंताजनक तथ्य उजागर हुआ है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के केवल 39.7% व्यक्ति ही वास्तव में इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जो डिजिटल समावेशन की खाई को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2026 में होने वाले आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप मार्च 2026 के फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। मार्च 2026 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के विशाल अंतर से पराजित किया था। इस मैच में भारत ने 255 पर 5 विकेट का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड सिर्फ 159 पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह को इस फाइनल मैच में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में भारत के किस राज्य में माओवादी खतरे को समाप्त करने के लिए सफलतापूर्वक ऑपरेशन अंतिम प्रहार चलाया गया
और गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुलिस की के C-60 कमांडो और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त अभियान ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत गढ़चिरौली जिले में बचे हुए नक्सली कमांडरों को निष्क्रिय कर दिया गया। 19 मई 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस घने जंगली जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया, जो वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत है। अब हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्नों की। प्रश्न है आपका कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए इसरो द्वारा किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर LBM M3 या HBM3। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा लियो में 3 दिन के लिए भेजना है। इसरो ने इसके लिए अपने सबसे भारी और सबसे विश्वसनीय रॉकेट LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे पहले GSLV Mk3 कहा जाता था, को ह्यूमन रेटेड वर्जन HLBM-3 में अपग्रेड किया है। इस मिशन में व्योम मित्र नामक हाफ ह्यूमनाइड रोबोट को मानव से पहले परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह एक अत्याधुनिक जीन एडिटिंग तकनीकी है जो डीएनए को सटीक रूप से काटने और बदलने में सक्षम है। Cas9 एक प्रकार का प्रोटीन एंजाइम है जो आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर है आपका C, 1 और 2 दोनों सही हैं। CRISPR-Cas9 क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्टेड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स का संक्षिप्त रूप है। यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग में सबसे क्रांतिकारी उपकरण है। इस तकनीकी में एक गाइड RNA का उपयोग किया जाता है जो विशिष्ट डीएनए अनुक्रम को पहचानता है और Cas9 एंजाइम उस जगह पर डीएनए के स्टैंडर्ड्स को काट देता है। इसका उपयोग सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक रोगों के उपचार और कृषि में उन्नत फसलों के विकास में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कणों का आकार सामान्यता किस सीमा के बीच होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1 से 100 नैनोमीटर। नैनो प्रौद्योगिकी आणविक और परमाणु स्तर पर सामग्री के हेरफेर का विज्ञान है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। जबकि सामग्री को 1 से 100 नैनोमीटर के आकार में बदला जाता है तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण जैसे चालकता, मजबूती, रंग पूरी तरह से बदल जाते हैं। इफ्को द्वारा विकसित नैनो यूरिया कृषि क्षेत्र में नैनो तकनीकी का एक शानदार स्वदेशी अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है, ये तो सही है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह भी सही है। यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, यह भी सही है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो वायुमंडल के बाहर जाकर लक्ष्य भेदती है, जो कि गलत है। ब्रह्मोस एक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है बल्कि एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही उड़ान भरती हैं और सतह के बहुत करीब चलती हैं, जिससे रडार से बच सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे अग्नि परवलयाकार प्रक्षेप वक्र का पालन करती हैं और कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में भी जाती हैं। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसकी गति मैक 2.8 से मैक 3 ध्वनि से 3 गुना तेज है। अगला प्रश्न है आपका कि क्वांटम कंप्यूटिंग की मूल इकाई क्या है जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में मौजूद रह सकती है? सही उत्तर है आपका क्यूबिट। क्लासिक कंप्यूटर जानकारी को बिट्स में संसाधित करते थे जो या तो 0 या 1 हो सकते थे। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। इसकी मूल इकाई क्वांटम बिट या क्यूबिट है। सुपरपोजिशन के कारण एक क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, जिससे यह एक ही समय में लाखों गणनाएं कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि द्वि अनुप्रयोगी प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जीपीएस और ड्रोन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां वे सामग्रियां हैं, सॉफ्टवेयर या तकनीकें हैं जिनका शांतिपूर्ण नागरिक उपयोग भी है और जिनका उपयोग हथियारों या सैन्य क्षमताओं के निर्माण में भी किया जा सकता है। जीपीएस मूल रूप से अमेरिकी सेना द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन अब इसका उपयोग नागरिक नेविगेशन में होता है। ड्रोन का उपयोग फोटोग्राफी, कृषि के साथ साथ जासूसी और हमले में भी होता है।
नाभिकीय तकनीकी, ऊर्जा और परमाणु बम भी इसका क्लासिक उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के अंतर्गत किसी उत्पाद के भौगोलिक संकेत का पंजीकरण भारत में कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो जीआई टैग की बात की जा रही है यहां पर, और सही उत्तर है आपका 10 वर्ष। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद की विशिष्टता को प्रमाणित करता है। भारत में इसका पंजीकरण भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत होता है। जीआई टैग का पंजीकरण प्रारंभिक रूप से 10 वर्षों के लिए वैध होता है। इसके बाद इसे समय समय पर 10-10 वर्षों के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है। पेटेंट सामान्यतः 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, जबकि ट्रेडमार्क 10 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थित और आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे दो प्रमुख प्रतिस्पर्धी मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नासा का आर्टिमिस 3 मिशन, जिसे 2026-27 के लिए अपडेट किया गया है, अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सीधा उतरने की बजाय पृथ्वी की कक्षा लियो में एक जटिल डॉकिंग और टेस्ट उड़ान पर ध्यान केंद्रित करेगा। चीन और रूस द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का लक्ष्य 2030 तक के दशक तक चंद्रमा पर एक स्थायी रोबोटिक और अंततः मानव युक्त आधार स्थापित करना, जो आर्टेमिस कार्यक्रम के सीधे मुकाबले में है। तो यहां पर जो ऑप्शन सही है आपका वो सी है। एक और दोनों कथन सही है। नासा ने हाल ही में आर्टेमिस 3 के रणनीति को संशोधित किया है। सुरक्षा चिंताओं के कारण अब यह सीधे चंद्रमा पर उतरने के बजाय अपोलो 9 की तरह पृथ्वी की कक्षा में ओरियन स्पेसक्राफ्ट और ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम की डॉकिंग का परीक्षण करेगा। चीन और रूस का ILRS इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन 2030 के दशक में चंद्रमा पर एक बेस बनाने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। चीन 2030 से पहले अपने पहले चालक दल को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी भी कर रहा है। यह वर्तमान में अमेरिका नीति आर्टेमिस अकॉर्ड्स और चीन नीति ILRS के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि स्पेस रेस का मुख्य बिंदु है। अगला प्रश्न है आपका कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीकी का भारत में जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को। डॉक्टर लालजी सिंह एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। उन्होंने हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्वदेशी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच विकसित की। इस तकनीकी का उपयोग आपराधिक जांच, पितृत्व परीक्षण और जैव विविधता संरक्षण में बड़े पैमाने पर होता है। विश्व स्तर पर इसके जनक सर एलेक जेफरीज हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य के क्रोड में होने वाली कौन सी प्रक्रिया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य और अन्य तारों की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इस प्रक्रिया में उच्च तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है, जो आइंस्टीन के सूत्र E = mc² के अनुसार विशाल ऊर्जा में बदल जाती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के गठन का प्रावधान किया गया था। तो जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नहीं अपितु प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसी अधिनियम की धारा 44 के तहत प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष बल NDRF का गठन 2006 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था नॉर्मन मायर्स ने। ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जहां बहुत उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके अस्तित्व को मानवीय गतिविधियों से गंभीर खतरा, कम से कम 70% मूल आवास नष्ट होता है। भारत में 4 प्रमुख हॉटस्पॉट हैं: हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडालैंड। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर सम्मेलन किस वर्ष ईरान के रामसर शहर में
हस्ताक्षरित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1971। आर्द्र भूमियों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत 1982 में इस संधि का हिस्सा बना। चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत के पहले रामसर स्थल थे। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं? तो इसमें शामिल है 8 मिशन। इन 8 मिशनों की अगर बात किया जाए, ये 2008 में लॉन्च किए गए थे। राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन, स्थायी आवास मिशन, जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण मिशन, हरित भारत मिशन, सतत कृषि मिशन और जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न है आपका कि कोरल ब्लीचिंग प्रवाल विरंजन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर है आपका समुद्री जल के तापमान में वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। प्रवाल और जूजन थैली नामक शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है। शैवाल प्रवाल के रंग और भोजन प्रदान करता है। जब ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ता है तो तनाव में आकर प्रवाल इन शैवालों को निष्कासित कर देते हैं, जिससे कोरल सफेद पड़ जाते हैं और अंततः मर जाते हैं। इसे ही कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल अपनाया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा पर हस्ताक्षर किए गए। ये पर्यावरण इतिहास के सबसे सफल संधियों में से एक है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा LMO के सुरक्षित उपयोग से जुड़ा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आपदा प्रबंधन के त्रिस्तरीय ढांचे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है आपका जिला मजिस्ट्रेट। संबंधित जिले का जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त इसका पदेन अध्यक्ष होता है। स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे जिला परिषद अध्यक्ष इसका पदेन सह अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ई कचरा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई कचरे के अनुचित निपटान से पर्यावरण में सीसा और पारा जैसे भारी धातु मिल जाते हैं। बेसल कन्वेंशन खतरनाक ई कचरे के सीमा पार संचलन को नियंत्रित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में लेड, मरकरी, कैडमियम और बेरिलियम जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं जो मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं। बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि विकसित देशों से विकासशील देशों में खतरनाक अपशिष्टों, जिसमें ई कचरा शामिल है, के डंपिंग और परिवहन को रोकने के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन संयुक्त राष्ट्र का एक स्वैच्छिक समझौता है जिसे जापान के सेंडाई शहर में अपनाया गया। यह ह्योगो फ्रेमवर्क जो 2005 से 2015 तक था उसका उत्तराधिकारी है। इसका लक्ष्य आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना और बिल्ड बैक बेटर की अवधारणा पर रिकवरी करना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस आधारित भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है आपका फास्फोरस चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गैसीय चक्र और दूसरा होता है अपसादी चक्र। गैसीय चक्रों का भंडारण वायुमंडल या महासागर में होता है, और उदाहरण के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल चक्र। अपसादी चक्रों का भंडारण पृथ्वी की पपड़ी पर होता है। फास्फोरस और सल्फर चक्र अपसादी चक्र के प्रमुख उदाहरण हैं। चट्टानों के अपक्षय से फास्फोरस मिट्टी में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि सदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका सत धन आनंद। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का च ट तप के बाद कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, बा में बदल जाता है। यहां ता के बाद आ आया है, इसलिए ता का दा हो गया, सत का आनंद हो गया, तो सदानंद हो गया। सत आनंद मिलकर सदानंद हो गया।
अगला प्रश्न है आपका कि जिस समास में पूर्व पद अवयव हो और उसी की प्रधानता हो तो उस समास को क्या कहते हैं? तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और वह अवयव होता है, जैसे अनु, आ, प्रति, यथा, भर होता है। पूरा समासिक पद क्रिया विशेषण अवयव का काम करता है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, नीरज, वारिद, सरोज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वारिद। वारिद शब्द बादल का पर्यायवाची है। वारि, जल, दा, देने वाला। बादल के अन्य पर्यायवाची हैं पयोद, नीरद, जलद। जिन शब्दों के अंत में जा जन्म लेने वाला लगता है वे प्रायः कमल के पर्यायवाची होते हैं, जैसे जलज, नीरज, पंकज, सरोज। कमल के कुछ अन्य कठिन पर्यायवाची इंदिवर, पुंडरिक, शतदल, अरविंद है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार करें और असंगत, गलत, सुमेलित युग्म का चयन करें। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, आमिष का सामिस। आमिष और सामिस दोनों का अर्थ एक ही होता है, मांस युक्त या मांस खाने वाला, इसलिए यह समानार्थी विलोम नहीं है। ये समानार्थी हैं और विलोम नहीं है। इन दोनों का सही सटीक विलोम निरामिष होता है, मांस रहित। उत्पत्तिका का अर्थ होता है पर्वत के नीचे की समतल भूमि और इसका विलोम होता है अधिपत्यका, यानी कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। स्थावर का जंगम और शोषक का शोषित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहां पर जो तद्भव है वो आया खेत। खेत का तद्भव, खेत एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है वो है क्षेत्र। अग्नि तत्सम है और इसका तद्भव आग होता है। मयूर तत्सम है और इसका तद्भव मोर होता है। भ्राता तत्सम है और इसका तद्भव भाई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णता शुद्ध है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर पूर्णता शुद्ध पूछा गया है। तो यहां पर पूर्णता शुद्ध है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है आपका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आरसी का अर्थ दर्पण या शीशा होता है। जिस प्रकार हाथ में पहने कंगन को देखने के लिए शीशे की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्राचार के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस परिस्थिति में किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, जब किसी विषय पर व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण और शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित हो तो क्या अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र, जिसको डीओ लेटर भी कहते हैं, समान स्तर के अधिकारियों के बीच लिखे जाते हैं। इसका उपयोग तब होता है जब किसी रुके हुए कार्य की ओर अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाना हो या मामले को अनौपचारिक रूप से जल्दी सुलझाना हो। इसकी भाषा आत्मीय और मैत्रीपूर्ण उत्तर पुरुष एक वचन में होती है, जैसे प्रिय श्री से संबोधन शुरू होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या आदेश एक साथ अनेक प्रेषितियों यानी कि विभागों, अधिकारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहते हैं, यानी कि सर्कुलर कहते हैं। परिपत्र वह पत्र है जो किसी एक कार्यालय द्वारा अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों, शाखाओं या अधिकारियों को समान सूचना या निर्देश देने के लिए एक साथ भेजा जाता है। परिपत्र का अपना कोई अलग स्वरूप नहीं होता है। यह शासकीय पत्र या ज्ञापन के रूप में ही ड्राफ्ट किया जाता है, बस इसमें पाने वालों की संख्या अधिक होती है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म अली और अली का सही अर्थ भेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, भौरा और सखी। अली हिरस्व ई की मात्रा है जिसमें वो होता है उसका अर्थ भ्रमर या भौरा। जिसमें दीर्घ ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है सखी या सहेली। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर के विकास के इतिहास में पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोसेसिंग के लिए मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया था? तो यहां पर उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। सी ऑप्शन आपका सही है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से 1956 में सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, जैसे इनियक, यूनिवैक। ये मशीनें आकार में बहुत बड़ी और भारी बिजली की खपत करने वाली थी। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली।
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी द्वारा किया गया, जिसने कंप्यूटर को छोटा और तेज बना दिया। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट जैसे H2O में 2 बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है Ctrl+=2 का। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को बेस लाइन के नीचे लिखने सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+2 जो की होती है उसको प्रयोग में किया जाता है। किसी टेक्स्ट को बेस लाइन के ऊपर लिखने यानी कि सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+++ की। ठीक है, यह फंक्शन होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में भी उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट के इतिहास और प्रोटोकॉल के संदर्भ में अर्पानेट विश्व का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले मूल प्रोटोकॉल को TCP/IP द्वारा किस वर्ष पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसे इंटरनेट का जन्म दिवस माना जाता है? तो सही उत्तर है आपका 1 जनवरी 1983। अर्पानेट को अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1969 में शुरू किया था, जो पहले NCP का प्रयोग करता था, नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम का। विंटसर्फ और बॉन-कॉन ने TCP/IP को विकसित किया, जिसके कारण इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। 1 जनवरी 1983 को अर्पानेट ने NCP को हटाकर TCP/IP को आधिकारिक मानक रूप में अपनाया। इसी दिन को फ्लैग डे कहा जाता है और यहीं से आधुनिक इंटरनेट का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि प्रिंटर तकनीकी के संदर्भ में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस श्रेणी के प्रिंटर का उदाहरण है? तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं ये आपके इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। इनमें एक प्रिंट हेड होता है जो स्याही लगे रिबन पर भौतिक रूप से प्रहार स्ट्राइक करके कागज पर अक्षर छापता है। ये बहुत शोर करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। लेजर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कागज पर प्रहार किए बिना प्रिंट करते हैं, जैसे स्याही स्प्रे या लेजर बीम द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो टैबलेट और मोबाइल उपकरणों में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, मूल रूप से किस कर्नेल पर आधारित है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, लिनक्स पर। गूगल द्वारा विकसित एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी कोर वास्तुकला लिनक्स कर्नेल के एक संशोधित संस्करण पर आधारित है। लिनक्स कर्नेल डिवाइस के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, कैमरा, कीपैड और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। एप्पल का iOS यूनिक्स आधारित डार्विन कर्नेल पर चलता है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक उपसमूह है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है। दूसरा है कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण AI की वह शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा समझने और व्याख्या करने में सक्षम बनाती है, जैसे ChatGPT। तो ये आपके दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में काफी चर्चा हम लोग कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उन्नत कंप्यूटिंग प्रतिमानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच के अंतर को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज एक केंद्रीकृत दूरस्थ सर्वर पर होता है, जबकि एज कंप्यूटिंग में यह कार्य डेटा उत्पन्न करने वाले स्रोत जैसे IoT डिवाइस के निकटतम किनारे पर किया जाता है, जिससे लेटेंसी कम होती है। लेटेंसी यानी कि देरी। क्लाउड कंप्यूटिंग एक केंद्रीकृत मॉडल है जहां सारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए दूर स्थित डेटा सेंटरों में भेजा जाता है, जैसे गूगल क्लाउड, AWS। इसमें नेटवर्क लेटेंसी हो सकती है। इसके विपरीत एज कंप्यूटिंग एक विकेंद्रीकृत मॉडल है। यह गणना को डेटा स्रोत जैसे स्मार्ट कैमरे, स्वचालित कारें, औद्योगिक सेंसर के बिल्कुल पास लाता है। चूंकि डेटा को दूर क्लाउड तक यात्रा नहीं करनी पड़ती है, इसलिए एज कंप्यूटिंग में रियल टाइम प्रोसेसिंग जैसे स्वायत्त ड्राइविंग के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 1 मिलीसेकंड की देरी भी घातक हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में किसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिन्होंने 1956 के डार्ट माउथ सम्मेलन में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जॉन मैकार्थी। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1956 में डार्ट माउथ कॉलेज में आयोजित एक सेमिनार में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। उन्होंने AI प्रोग्रामिंग के लिए प्रसिद्ध लिस्प भाषा का विकास भी किया। एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है, जिन्होंने
ट्यूरिंग टेस्ट विकसित किया और जो मशीन की बुद्धिमत्ता मापता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एचटीटीपी का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा और इसका उन्नत संस्करण है जो सुरक्षित है वो है एचटीटीपीएस, जिसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता है। इसे टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में डब्ल्यू के साथ विकसित किया था। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है जहां वेब ब्राउजर एक क्लाइंट है और जो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में किसी सेल में वर्तमान दिनांक सम्मिलित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? तो सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। सक्रिय सेल में सिस्टम की वर्तमान दिनांक डालने के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का उपयोग होता है। वर्तमान समय करंट टाइम डालने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इक्वल टू टुडे फंक्शन की भी तारीख दिखाता है जो अपने आप अपडेट होती है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर के सह संस्थापक और इसके मूल निर्माता कौन थे जिन्होंने इसे 2006 में लॉन्च किया था? तो इसका सही उत्तर है आपका जैक डोर्सी। ट्विटर अब एक्स को मार्च 2006 में जैक डोर्सी, बिज स्टोन और इवान विलियम्स और नूह ग्लास ने मिलकर बनाया था। पहला ट्वीट जैक डोर्सी ने जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर किया था। अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने इसे $44 बिलियन में खरीद लिया और बाद में इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मुख्य घटक जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है और सिस्टम के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कर्नेल। कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय हिस्सा है, कोर होता है। कंप्यूटर बूट होने पर यह मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। यह सीधे हार्डवेयर सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस से संवाद करता है और मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेस शेड्यूलिंग और हार्डवेयर इंटरफेसिंग का कार्य करता है। शेल यूजर इंटरफेस है जो यूजर से कमांड लेकर कर्नेल तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट एक यूनिवर्सल गेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका उपयोग करके किसी भी अन्य बेसिक लॉजिक गेट का निर्माण किया जा सकता है? तो सही उत्तर है आपका सी, नैंड गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नैंड, नॉट एंड और नॉर, नॉट और गेट्स को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल इन गेट्स के संयोजन का उपयोग करके किसी भी बुलियन फंक्शन एंड और नॉट को लागू किया जा सकता है। नैंड गेट का आउटपुट केवल तभी 0 होता है जब इसके सभी इनपुट 1 हों। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल संचार में प्रयुक्त होने वाले प्रोटोकॉल एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का अर्थ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये इंटरनेट पर ईमेल भेजने का मानक प्रोटोकॉल है। ये पोर्ट 25 या सुरक्षित 465 पर कार्य करता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। सुरक्षित का अर्थ यहां पर सिक्योर से होता है, इनक्रिप्टेड से होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी मुख्य रूप से डीप लर्निंग के किस विशिष्ट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पर आधारित हैं जिसे 2017 में गूगल के शोधकर्ताओं द्वारा अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर में पेश किया था? तो सही उत्तर है आपका ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर और अन्य आधुनिक जनरेटिव एआई मॉडल ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर निर्मित है। इसे 2017 में पेश किया गया था। इस आर्किटेक्चर की मुख्य विशेषता इसका सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है जो मॉडल को एक वाक्य में विभिन्न शब्दों के बीच के संदर्भ और संबंधों को चाहे वे कितनी भी दूर हों एक साथ संसाधित करने की अनुमति देता है। CNN मुख्य रूप से इमेज रिकग्निशन के लिए उपयोग किया जाता है जबकि GAN मुख्य उपयोग डीप फेक और यथार्थवादी चित्र बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे यूपी जीके की और पहला प्रश्न है यूपी जीके का कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है जिसमें नर्तक लाठियों का उपयोग करके नृत्य करते हैं? तो सही उत्तर है आपका पाई डंडा। पाई डंडा नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र के अहीरों या यादवों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक भगवान कृष्ण के
ग्वाल बालों के रूप में छोटी लाठियों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और यह बिल्कुल गुजरात के डांडिया जैसा प्रतीत होता है। चरकुला ब्रिज का नेत्र है और राई नृत्य भी बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मयूर नृत्य के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महाजनपद, उसकी 2 राजधानियां, प्रमुख नगर सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, तक्षशिला नहीं थी। सूरसेन महाजनपद वर्तमान ब्रजमंडल की एकमात्र राजधानी मथुरा थी। तक्षशिला गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी थी। पंचाल महाजनपद 2 भागों में बटा था। उत्तरी पंचाल राजधानी इसकी अहिछत्र वर्तमान बरेली रामपुर का क्षेत्र और दक्षिणी पंचाल राजधानी काम्पिल्य वर्तमान फर्रुखाबाद का क्षेत्र। मल एक गणतंत्र था जिसकी 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनगर जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला और दूसरी की पावा जहां महावीर स्वामी को निर्वाण मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की जलवायु और मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी फसल इस क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी गन्ना। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई का दलदली और नम क्षेत्र स्थित है। यहां की मिट्टी जलोढ़, उपजाऊ और हमेशा नम रहती है। अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता के कारण तराई क्षेत्र जैसे सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर गन्ने और धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी व्यावसायिक फसल है और यूपी भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है आपका कि सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसे लोकनायक पक्षी विहार भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सुरहा ताल ये आपका बलिया जिले में स्थित है और इसे हाल ही में रामसर साइट भी घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका नाम बदलकर लोकनायक पक्षी विहार रखा गया है जयप्रकाश नारायण के सम्मान में। यह सर्दियों में साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल भी है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानीय मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार और काबर यहां पाई जाने वाली काली मिट्टी के प्रकार हैं जो नमी धारण करने में अत्यधिक सक्षम है। राकर और पड़वा लाल मिट्टी के प्रकार हैं जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं और मुख्य रूप से मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त हैं। तो ये आपके दोनों कथन सही हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, काली मिट्टी रेगुर के समान और लाल मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में मार या माड़ और काबर कहा जाता है। इसमें चीका की मात्रा अधिक होती है जिससे इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। ये चना, कपास और गेहूं के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। लाल मिट्टी को राकर पथरीली ढलानों पर पाई जाने वाली और पड़वा हल्की बलुई दोमट कहा जाता है जो कम उपजाऊ होती है। तिल, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्रों और वहां की प्रमुख फसलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अफीम बाराबंकी गाजीपुर, ए का 3 जिसमें है वही सही है तो 2 में है। पान का महोबा बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र, आंवले का प्रतापगढ़ और हल्दी का बुंदेलखंड क्षेत्र। तो यह सही उत्तर है आपका यहां पर ए ऑप्शन। अफीम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। बुंदेलखंड महोबा जिला उत्तम किस्म के देसावरी पान के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला भारत में आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक है। हल्दी और अदरक जैसी मसालों की खेती मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र, हल्की मिट्टी और कम पानी वाली जगह में की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास और सूफी संस्कृति के संदर्भ में प्रसिद्ध सूफी संतों और उनकी दरगाहों मजारों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की चौचा शरीफ अंबेडकर नगर। यह युग्म गलत है। सैयद सालार मसूद गाजी की प्रसिद्ध दरगाह बहराइच में स्थित है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़ी संख्या में आते हैं। किचौचा शरीफ अंबेडकर नगर में प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिम्मानी की दरगाह स्थित है। बाराबंकी की देवा शरीफ में हाजी वारिस अली शाह का विश्व प्रसिद्ध उर्स मेला लगता है। शेख सलीम चिश्ती की सफेद संगमरमर की दरगाह फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाई गई थी।
अगला प्रश्न है आपका कि शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष में 2 बार नवरात्रों में बड़ी धूमधाम से आयोजन किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सहारनपुर। शाकंभरी देवी का प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ चैत्र और अश्विनी शारदीय नवरात्रों के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें उत्तर भारत से लाखों श्रद्धालु आते हैं और मेरठ में नौचंदी मेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पता करें, कौन सा कथन असत्य है। पहला बिंदु है कि माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दूसरा है ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी सोन की सहायक पर सोनभद्र जिले में स्थापित किया गया है। तीसरा है बाणसागर नहर परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर किया गया है, जिसका लाभ यूपी के मिर्जापुर और प्रयागराज को भी मिलता है। चौथा है शारदा सहायक नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण 1830 में अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ये असत्य है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली पूर्वी यमुना नहर है, जिसका निर्माण 1830 में सहारनपुर से किया गया था। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण 1928 में पीलीभीत नेपाल सीमा से शारदा नदी से निकालकर किया गया था। माता टीला बेतवा और ओबरा रिहंद के संबंध में दिए गए तथ्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विरासत स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। बड़ा इमाम बाड़ा, जिसका निर्माण आसफुद्दौला ने अकाल राहत परियोजना के तहत करवाया था, ये लखनऊ में स्थित है। तो ये आपके दोनों कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। एक तो आगरा का किला है जो 1983 में घोषित होता है, ताजमहल है ये भी 1983 में घोषित होता है, और फतेहपुर सीकरी है जो 1986 में घोषित होता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में भयंकर अकाल के दौरान रोजगार देने के उद्देश्य से बनवाया था। इसकी वास्तुकला में लोहे या लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 2026 में कौन सा नया पर्यटन अभियान शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, विजिट माई स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निवासियों को अपने ही राज्य की कम ज्ञात और प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए 16 मई 2026 को विजिट माई स्टेट अभियान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और इको टूरिज्म तथा आध्यात्मिक सर्किट को पुनर्जीवित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि 47 वर्षों के अंतराल के बाद नोएडा के बाद उत्तर प्रदेश में एक नए औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किए जा रहे बीडा यानी कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पहले चरण का निर्माण कार्य मुख्य रूप से किस जिले में तीव्र गति से चल रहा है, जिसे डिफेंस और भारी उद्योगों का हब बनाया जाना है? तो सही उत्तर है आपका झांसी। राज्य सरकार ने नोएडा यानी कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 1976 में स्थापित होती है कि अपार सफलता के बाद अब बुंदेलखंड क्षेत्र में बीडा यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। जून 2026 में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बीडा की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी को पर्यावरणीय मंजूरी भी दे दी गई है, जिससे जमीनी काम की रफ्तार और तेज हो गई है। इसके पहले चरण का निर्माण झांसी जिले लगभग 33 गांवों की 35,000 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। इसे यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड से जोड़ा जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र भारी मशीनरी और रक्षा विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बन सके। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी के संदर्भ में राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने ऋतु में और किस मानसून से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त में दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 80% से 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जिसे स्थानीय भाषा में पूर्वा कहा जाता है। यह वर्षा मुख्य रूप से जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर क्षेत्र में और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। उत्तर प्रदेश की किस अनुसूचित जनजाति में दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो तराई क्षेत्र गोरखपुर से लखीमपुर खीरी तक में पाई जाती है।
वे किरात वंश से संबंधित हैं। थारू समाज दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है क्योंकि इस दिन वे अपने मृत पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें भोजन रोटी अर्पण करते हैं। बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर में पाई जाती है, जिनका संबंध चामुंडा देवी की पूजा से है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में किस स्थान तक जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हल्दिया तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक NW1 भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा 1620 किलोमीटर लंबा नदी जलमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद से गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और बिहार के पटना से प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। वाराणसी में इसके लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय कला रूप कथक नृत्य के दो प्रमुख घराने कौन से हैं? तो ये दो प्रमुख घराने आपके लखनऊ और जयपुर हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका उत्पत्ति कथा वाचकों, कथा कहने वालों से हुई है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में लखनऊ घराना स्वर्ण युग था। कत्था के तीन प्रमुख घराने माने जाते हैं। एक तो लखनऊ घराना है, भाव और नजाकत के लिए जाना जाता है। दूसरा है जयपुर घराना, लयकारी और फुटवर्क के लिए जाना जाता है। और है बनारस वाराणसी घराना, कथा और शुद्धता के लिए जाना जाता है। फिर आता है पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। ठीक है, तो ये तीन लोगों के नाम आप याद रखिएगा, लखनऊ घराने से संबंधित हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक 1024 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर दर्ज किया गया है? तो यह दर्ज किया गया है जौनपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है, जो 2001 में 898 था प्रति 1000 पुरुष पर है, जो राष्ट्रीय औसत का 943 से कम है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 3 जिले जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019 और देवरिया 1017 है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में 851 निकला था। अगला प्रश्न है आपका कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध पशु मेला है जहां ऊंटों का बड़ा व्यापार होता है। यह मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यमुना नदी। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित बटेश्वर धाम भगवान शिव के 101 मंदिरों का समूह में लगता है। यह मेला कार्तिक माह में लगता है और इसे उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला विशेषकर ऊंटों और घोड़ों के लिए माना जाता है, सोनपुर बिहार के बाद। अगला प्रश्न है आपका कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध चौरी चौरा नामक स्थान जहां 4 फरवरी 1922 को हुई घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उत्तर प्रदेश के किस वर्तमान जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गोरखपुर। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी जिसमें क्रोधित भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस हिंसा से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यह ऐतिहासिक कस्बा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। हाल ही में यूपी सरकार ने इसके शताब्दी वर्ष पर इसे चौरी चौरा जनाक्रोश नाम दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के संबंध में विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 1937 में की गई थी, जिससे यूपी तत्कालीन संयुक्त प्रांत एक द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य बना था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पहली बार प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। इसी के आधार पर 1937 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा का गठन हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है, जो देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। इनके नाम यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो आज के ये 90 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं यूपी लोअर पीसीएस के मॉक टेस्ट के। डीआई आप स्वयं सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वो प्रैक्टिस का काम है, स्क्रीन पर मैं आपको करवा भी नहीं पाऊंगा, तो उसकी तैयारी आप करते रहिए। बाकी की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लिए हुआ हूँ और आपको निरंतर अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। आज काफ़ी आसान प्रश्न भी थे और काफ़ी अच्छे प्रश्न को भी समाहित किया गया था। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत अच्छा
लाया गया है और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज के 90 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे, कितने आपके प्रश्न सही हो सकते थे। और कमेंट बॉक्स में जब जाएं तो वीडियो को हाइप करना ना भूलें। इतना सहयोग आप हमारा करते रहें, बहुत छोटा चैनल है हमारा, धीरे धीरे बड़ा होगा अगर आप सहयोग करते रहेंगे। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। टेलीग्राम पर टेम्परेरी बैन है, बीपीएन का प्रयोग करके आप उस टेलीग्राम यूज कर सकते हैं मोबाइल पर। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 22 तारीख से बहुत आसानी से आप उसको यूज कर लेंगे बिना किसी बीपीएन के। बीपीएन का प्रयोग करके अभी भी आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लोअर पीसीएस का बहुत अच्छा कंटेंट हम सभी सब्जेक्ट का लेकर आए हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और कंप्यूटर के इंग्लिश नोट्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इन दो सब्जेक्टों को आसानी से समझ सके और आपको कोई दिक्कत ना हो। और सभी चीजें तो आपको आसानी से समझ में आ जाती होंगी, केवल पर्यावरण और कंप्यूटर में दिक्कत होती है क्योंकि इसमें अगर इनका हिंदी शुद्ध रूप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिक्कत देता है। तो ये दोनों इंग्लिश में नोट्स हम प्रोवाइड करवा चुके हैं, आपको दिए जा चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए, अपने एग्जाम का नाम लिखिए और आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी किस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।